नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंडी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले से आरजेडी नाराज चल रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का दर्द साफ तौर पर छलकता हुआ नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी ने अपने इस दर्द का इजहार भी कर दिया। सीएम आवास में बातचीत में कष्ट हुआ, ये कहा गया है। आरजेडी को कहा गया 3 से 4 सीट पर लड़े। 3 से 4 सीट पर लड़ने के लिए कहना गला काटने के जैसा है। जेएमएम और कांग्रेस को कल 11 बजे तक का समय आरजेडी की तरफ से दिया गया है कि भाई विचार कर लीजिए, सोच समझ लीजिए। सुबह 11 बजे तक सभी जानकारी मीडिया को देंगे। आरजेडी का 22 सीट पर मजबूत आधार है। मनोज झा का यह दावा है। बीजेपी के खिलाफ कोई प्रतीक है तो आरजेडी है, और इसीलिए 3 से 4 सीट पर जो कहा गया लड़ने के लिए सीएम आवास पर, वो काफी कष्टदायक था, गला काटने के जैसा था, और जिसलिए आरजेडी अपने इस दर्द का इजहार करती हुई भी नजर आई। और सुबह कल 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई पुनर्विचार कर लीजिए, सोच समझ लीजिए। सीटों की संख्या बढ़ जाए तो ठीक, अगर न बढ़े तो आरजेडी का स्टैंड क्या होगा। एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो यह चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे। हम सृजन वाले लोग हैं। समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। चूंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक में। 7 पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत है, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता है तो हमें स्वीकार्य है। लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए कि आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। देखिए, इंडी गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर आरजेडी के अंदर नाराजगी जो है वो खुलकर अब सामने आने लगी है, जिस पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया कि बीजेपी को सत्ता से दूर थोड़ा बहुत कुर्बानी देने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। और आरजेडी ने जो समय सीमा तय की है, यानी कि कल सुबह 11 बजे तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, उसके आलोक में कहा गया कि उसके पहले ही सभी बातें सुलझा ली जाएंगी। आरजेडी ने जो भी बातें रखी है, मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये समस्या का समाधान बहुत जल्द कर लेगा। छोटी छोटी सेक्रीफाइस करने को हर पार्टियां तैयार हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ पिछली बार उनको सम्मानजनक स्थिति में एकोमोडेट किया गया था गठबंधन की ओर से, और इस बार भी कल का जो उन्होंने समय दिया है उससे पहले ये समस्या का। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। व्यभिचार मुक्त भी हो और शांति प्रिय ढंग से भी, और हर वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए।
जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं या दिव्यांग हैं, उनको घर से भी वोट देने की सुविधा होगी। ये सारी बातें कही गई, लेकिन जब आधिकारिक सूचना आई जो गजट के लिए था, उसमें बंटवारा कर दिया गया। चुन चुनकर वैसे विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम लोग ज्यादा मजबूत है जमीन पर। उन जगहों पर जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि माननीय चुनाव आयुक्त जी ने कहा था कि 88%, 88% झारखंड में रूरल वोटर और 12% अर्बन वोटर, ये उनका तथ्य है। और उनका काम ये है कि 12% मतदाताओं को 1 घंटे का समय ज्यादा दिया जाए वोट करने के लिए, और 88% जो ग्रामीण वोटर हैं उनको 1 घंटा कम कर दिया जाए, और कोई वोटर छूटे भी नहीं। कितना सुंदर तर्क है ना। 12% वोटर 5 बजे तक डालेंगे, 88% वोटर 4 बजे तक डालेंगे। उन्होंने माना कि झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल गया है, इसलिए 2 चरण में होगा। तो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब जो समय है उसकी मांग को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या मांगा जा रहा था। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सब कुछ साफ कर दिया गया है। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज कांग्रेस की होने वाली, आज शाम को यह बैठक है। दिल्ली में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर इस बैठक में लगेगी। तो आज शाम दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। हालांकि यह बैठक कितने बजे से शुरू होगी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने को लेकर यह बैठक कितनी खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये बैठक कितने बजे से शुरू होगी? देखिए, ये बैठक आज शाम 5 बजे शुरू होनी थी। पहले महाराष्ट्र की बैठक थी, उसके बाद झारखंड को लेकर कांग्रेस की बैठक थी, लेकिन ये बैठक एक दिन के लिए टल गई है। कल अब ये बैठक होगी, और जो बताया जा रहा है कि कल ये बैठक शाम होगी 5 बजे, जिसमें महाराष्ट्र की बैठक पहले होगी, फिर झारखंड को लेकर के। तो निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर, और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होने हैं। तो उसको लेकर के बीजेपी ने अपनी सीईसी की बैठक भी कर ली, पहली सूची भी जारी हो गई, जिसमें 59 में से 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ऐसे में कांग्रेस इस मामले में चूंकि पिछड़ रही है, लिहाजा कांग्रेस की भी तैयारी चल रही थी, लेकिन एक दिन के लिए बैठक स्थगित हो गई है। और जो लग रहा है कल जो बैठक होगी, उस बैठक में कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा देगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जिस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर कभी सब कुछ फाइनल नहीं है, हो सकता है कि वो भी मुद्दा हो जिसके चलते ये बैठक स्थगित हुई हो। और खासतौर से झारखंड में अभी तक क्लियर नहीं है तस्वीर। पहले कहा गया था कि 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस आपस में बांटेंगे और बाकी 11 सीटें लेफ्ट और आरजेडी के लिए। लेकिन आरजेडी का जो रुख है उसको देखते हुए एनडीए जो अलायंस है झारखंड में, उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आरजेडी के रुख को देखते हुए। इसलिए अभी
सब कुछ अगले 24 घंटे के भीतर सुलझ जाने के आसार दिख रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस की जो कल बैठक होगी सीईसी की बैठक, उसमें जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम दिल्ली में होने वाली बैठक अब टल गई है। कल ये दिल्ली में बैठक होगी जिसमें पहले महाराष्ट्र को लेकर चर्चा होगी और फिर उसके बाद झारखंड को लेकर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी इस बैठक में ही। तो मझिया और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने तीसरी बार मौजूदा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को पार्टी का टिकट दिया है, जिसके बाद गढ़वा स्थित उनके आवास पर समर्थकों का हुजूम देखिए कैसे उमड़ा। सभी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह साहब और हमारे जेपी नड्डा साहब, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को आभार प्रकट करता हूं कि मुझ पर जो तीसरा बार जो है इन्होंने हम पर भरोसा जताया और हमको टिकट मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। वहीं बोकारो के चंदनकियारी विधानसभा सीट से अमर कुमार बावरी को तीसरी बार टिकट दिया गया है, जिसके बाद आईटीआई मोड़ पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमर बावरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमर बावरी ने एनडीए सरकार की जीत का दावा किया। अमर बावरी ने कहा कि इस बार हम लोग माटी, बेटी और रोटी के सवाल पर चुनाव लड़ेंगे और विपक्षियों की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार एनडीए की सरकार आ रही है। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, अत्याचारी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को बाहर फेंकने के लिए पूरा झारखंड का जनता तैयार है और इस बार माटी बेटी रोटी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। और तीसरी बार पार्टी ने मुझे मौका दिया है। चंदनकियारी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से चंदनकियारी की जनता का आशीर्वाद पुनः प्राप्त होगा और चंदनकियारी में कमल खिलेगा। तो वहीं झरिया से एक बार फिर बीजेपी ने रागिनी सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रागिनी सिंह ने स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। पूर्व विधायक कुंती सिंह ने भी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर रागिनी सिंह को जीत का आशीर्वाद दिया। झरिया से खूबसूरत कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने के काम हमारे झरिया की जनता करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और एक नहीं बल्कि हम लोग लक्ष्य लेंगे कि 81 के 81 सीट झारखंड में हम लोग का कमल खिलेगा ही खिलेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड चुनाव को लेकर हलचल इस वक्त तेज है। एलजेपीआरवी में शामिल हुए पूर्व विधायक चतरा से पूर्व विधायक जनार्दन पासवान एलजेपीआरवी में शामिल हो गए हैं। चतरा से चुनाव लड़ने की इनकी संभावना भी है। सांसद अरुण भारती ने इन्हें सदस्यता दिलवाई। झारखंड प्रभारी भी अरुण भारती रहे हैं। तो चतरा से पूर्व विधायक जनार्दन पासवान इन्हें एलजेपीआरवी में शामिल कराया गया और यह भी माना जा रहा है कि चुनाव लड़ने की इनकी पूरी संभावना है। अरुण भारती जो सांसद हैं उनकी तरफ से सदस्यता दिलाई गई। आपको बताते चले अरुण भारती झारखंड प्रभारी भी बनाए गए हैं, जिनके मार्गदर्शन में एलजेपीआरवी जो है झारखंड में चुनावी मैदान में तैयारी में जुटी बनाना है वो बनाते रहेंगे। जहां तक चुनाव में अभी जो झारखंड में लड़ने की बात है, ऐसे में ये जो विशेषाधिकार है ये संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, जिसकी बैठक आज शाम में संभावित है। उसके बाद से जो भी निर्णय संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिया जाएगा, ये आपको भी उसकी जानकारी दे दी। और निश्चित तौर पे पार्टी में जो है लोकतंत्र है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, तो उसके नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर मैं एलजेपी में आया हूँ। निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि पार्टी के फैसला जो पार्टी का उसलाई समझेगी, पार्टी तय करेगी, नहीं तो पार्टी के मजबूती के लिए है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं, पार्टी कर रही है। तो बागमारा से बीजेपी ने सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद शत्रुघ्न महतो ने यमराज राम राज्य मंदिर पहुंचकर भगवान से आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए जमकर आतिशबाजी की।
काफी उत्साह, काफी खुशी है कि आज कार्यकर्ता के साथ चलने वाले, कार्यकर्ता साथ रहने वाले आज एक मजदूर के बेटा को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिला है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता काफी कार्यकर्ता में खुशी है और खुशी का माहौल है। मैं कार्यकर्ता के तमाम तो हमारे जो सोच है उनके रूप में चलने का काम करूँ। तो हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक अमित कुमार यादव पर भाजपा ने इस बार भरोसा जाहिर किया है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रांची से आज हजारीबाग पहुंचने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अमित कुमार यादव ने प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर में पूजा अर्चना की। समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में जुड़े। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अमित कुमार यादव को प्रत्याशी बनाया है। आपको बताते चले कि प्रत्याशी बनाने के बाद क्षेत्र में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। अभी जो है यहाँ पर कुछ ही देर पहले हजारीबाग का यह जो प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर इचाक है, यहाँ पर अपने समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए। हम सीधे इनसे जानेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाले इसमें से क्या कुछ मुद्दे होंगे और क्या कुछ मुद्दा को लेकर इस बार चुनावी मैदान में अमित कुमार यादव आने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमें जो पार्टी ने दायित्व दिया है उसमें सभी मिलकर के इस अभियान में लगें और इस बार जो हमारे राज्य की बेटी माटी और रोटी जो अति मतलब अपमानित हो रही है उसको कैसे हम सम्मान दिलाएं, यहाँ के युवाओं को कैसे सम्मान दिलाएं। यहाँ के युवाओं की नौकरी बेची जा रही है, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, एक भी एग्जाम फेयर नहीं हो पा रहा है। तो हम युवाओं को कैसे यहाँ पे इंसाफ दिला पाएं, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। जनसंपर्क अभियान में जुड़ गए हैं और ये रांची से आने के बाद हजारीबाग के इचाक प्रखंड का बता दें कि यह जो प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर है यहाँ इन्होंने पूजा अर्चना की है। बता दें कि इसके साथ जो है यहाँ पे इनके तमाम कार्यकर्ता हैं, इनके प्रशंसक है। इसके साथ ही जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। लोग जो है लोगों के बीच हर्ष का माहौल भी देखा जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए जागरूक करने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसे लेकर के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता जागरूकता वाहन को निर्वाचन सदन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि जिन विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उन विधानसभा क्षेत्रों में ये वाहन लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। ये सभी जिला पर कहां पर लास्ट इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कौन सा बूथ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसी बूथ का चिन्हित करते हुए उसी बूथ में जागरूकता कराने के लिए गाड़ी रवाना हुई। उसी में ऑडियो वीडियो के माध्यम से वहां पर वोटिंग का वो राइट का प्रपोज करने के लिए, साथ में वहां पर वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गाड़ी भेजा जा रहा है। ये इलेक्शन खत्म होने तक सभी जिला पर ये काम करेंगे। तो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो आदर्श आचार संहिता भी इसके साथ ही लागू हो गई, जिसे लेकर हर तरह की प्रशासनिक तैयारियां और निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने को लेकर तैयारी की जा रही है। इसे लेकर ही सभी लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का निर्देश दिया जा चुका है। आपको बताते चलिए कि सोमवार को हथियार जमा करने की आखिरी तारीख है। रांची के सभी थानों के साथ साथ पुलिस लाइन में हथियार जमा किए जा रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी की सूची तैयार कर प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होंगे इसके निर्देश दिए गए हैं। का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आदेश हुआ था डीसी साहब के थ्रू, फिर हम लोग जमा किए हुए थे और इस बार भी जो विधानसभा चुनाव हो के इसमें जमा करना है। हम लोग अपना जमा कर रहे हैं हथियार और गोली दोनों साथ। सूचना थाना के द्वारा जिनके भी लाइसेंसधारी है, जो भी लाइसेंसधारी है, उनको थाना के द्वारा पहले वेरीफाई किया गया। चुनाव के लिए हम लोग जो है डिफरेंट डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं। एक जो है जो हम लोग का डायरेक्शन रहता है कि जो लाइसेंस्ड वेपन है उन वेपन को हम लोग जमा कराते हैं। अगर किन्हीं को यह आवश्यकता होती है कि नहीं वो अपने वेपन को रखना चाहते हैं तो उन्हें एग्जाम्पशन के लिए एक एप्लीकेशन देना होता है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है कि उनके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़कागांव चुनाव में हो सकती है गैंगस्टर की एंट्री। ये बड़ी खबर इस वक्त चुनाव लड़ने की तैयारी में अमन साहू
खुद है। चुनाव लड़ने के लिए उसने कोर्ट से अनुमति मांगी हुई है। रामगढ़ और लातेहार केस में कन्विक्शन को स्टे करने का आग्रह अमन साहू की तरफ से किया गया है। रामगढ़ केस में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। आधी से ज्यादा सजा काटने के बाद बेल पर इस वक्त अमन साहू और लातेहार केस में 3 साल की सजा, जिसमें प्रोविजनल बेल कंफर्म है। अपील दायर है। अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार ने इस बात की जानकारी दी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू अब विधानसभा इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने चाह रहे हैं और उन्होंने इसलिए लातेहार के व्यवहार न्यायालय में अपने एडवोकेट के द्वारा पिटीशन भी दायर किया है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का आदेश दिया जाए। तो हम लोगों ने सीआरपीसी का सेक्शन 381 सब क्लाउज 1 के तहत हम लोगों ने अपीलेंट कोर्ट में एक अर्जी लगाया है कि जो सेंटेंस है उसको स्टे किया जाए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब 24 तारीख का इंतजार है, जिस दिन कोर्ट का आदेश आने वाला है, कोर्ट का फैसला आने वाला है कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। और चलिए अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां भोजपुरी जगत के मशहूर गायक रितेश पांडे ने एक भक्ति जागरण में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने कई अनुभवों को साझा किया और भोजपुरी के बढ़ते क्रेज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं उन्होंने बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। के मूरत जैसे सूरत सलोना माटी के मूरत जैसे सूरत सलोना तोहरा के देख के लागे मटिए में सोना तोहरा के देख के लागे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।